हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फॉर। ये चैप्टर 2 है क्लास 8 का। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर रहेगा हमारा। मोस्टली डेफिनेशन जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड है, उसी से ली गई है, जो बिल्कुल आसान भाषा में है, इजी लैंग्वेज में है। आप एक बार या दो बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऐसी डेफिनेशंस जो है वो हमने इसमें ऐड की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होते हैं। हिंदी में इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। टेक्निकली ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट इज माइक्रोस्कोपिक। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनकी स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनको 4 मेन भागों में बांटा जाता है। फॉर जो है वो मेजर ग्रुप्स होते हैं इनके। ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ठीक है, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर। ये आगे आपको कुछ फिगर दिखाए जाएंगे जिसमें आपको ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो दिखाई देंगे, किस तरह की शेप होती है इनकी। इसके अलावा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी होता है, वायरस। लेकिन वायरस जो है वो लिविंग बींग्स में नहीं काउंट होता, क्योंकि वो तब तक लिविंग के कैरेक्टर्स को शो नहीं करता जब तक उसे कोई होस्ट बॉडी ना मिल जाए। यानी जब तक वो किसी जानवर, पौधे या इंसान के शरीर में प्रवेश ना कर जाए तब तक वो निर्जीव वस्तुओं की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है, बिहेव करता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं वो, इसलिए उनको लिविंग कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ये जो बाकी 4 एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, 4 ग्रुप देख रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये क्या है? ये लिविंग में आते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। वायरसेज आर ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मीन्स दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वायरस जो है वो सेल से नहीं बने हुए होते, इनमें सिंगल सेल भी नहीं होती। वायरस जो है वो प्रोटीन या जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए, इनसे मिलके बने होते हैं। बट नेवर बोथ, लेकिन कोई भी 2 चीज़ों से मिलके नहीं बने होते। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वायरस में डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। दे आर इनर्ट आउटसाइड ऑफ ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। इनर्ट का मतलब होता है कि ये सक्रिय नहीं होते, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करते, किसी तरह का कोई करैक्टर शो नहीं होता जब तक इनको होस्ट ऑर्गेनिज्म ना मिल जाए। कोरोना वायरस, कोविड वायरस है जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है इसको। ये वायरस जो है वो किससे कंपोज्ड है? आरएनए से कंपोज्ड है। ठीक है, कोविड जो वायरस है वो किससे कंपोज्ड है? आरएनए से कंपोज्ड है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जितनी भी वायरस होते हैं वो या तो आरएनए से बना होगा या डीएनए से या फिर प्रोटीन से। हमारा जो कोविड-19 जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड, WHO ने जो है वो इसको महामारी घोषित किया हुआ है। एक काफ़ी खतरनाक पैंडेमिक जो है ये, और इससे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? आरएनए से बना हुआ है, ये आरएनए से कंपोज्ड है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये वायरस की तस्वीर है आपको जो दिखाई दे रही है, डायग्राम है ये वायरस का, कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। स्पाइक्स होती है वायरस के, मोस्टली जो फॉर्म होती है उनमें स्पाइक्स होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड जर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई। बैक्टीरिया जो है उनको जर्म्स भी कहा जाता है।
जीवाणु हिंदी में कहते हैं इनको, वायरस को कहते हैं विषाणु। ठीक है, बैक्टीरिया को भी नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर के बाहर, त्वचा के ऊपर, त्वचा के अंदर, इंटरनल ऑर्गेनल्स में, सब जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जो है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं। बैक्टीरिया कैन लिव इन ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया जो है वो हर तरह के एनवायरनमेंट में मिलेंगे, बिल्कुल हॉट कंडीशन हो वहाँ भी और बिल्कुल कोल्ड कंडीशन हो वहाँ भी। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ आपको बीमार कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया की शेप होती है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक कहते हैं इसको हिंदी में। राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स और गैलेंटिन लाइक कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैगलम, ये जो है वो इसमें मौजूद होता है। डीएनए भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फंगी। फंगी क्या है? ये एक इक्यूरेटिक ऑर्गेनिज्म है। इक्यूरेटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एल्गी की तरह ही होते हैं ये भी। इनमें रिगिड सेल वॉल होती है, में भी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी, यानी एक कोशिकीय जो जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलके बनी हो, और मल्टीसेलुलर जिसमें मल्टीपल सेल्स पाई जाती हो, काफ़ी सेल्स पाई जाती हो, उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं। ये दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी इज द जनरल नेम फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स which use sunlight as a source of energy and produce oxygen. In doing so, photosynthesis क्या करते हैं? एल्गी जो है वो काई जिसको हम बोलते हैं, आपने देखी होगी तालाब वगैरह होते हैं या जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है मोस्टली टाइम, तो वहाँ क्या होता है, एल्गी उग जाती है। एल्गी क्या है? एक तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं प्लांट्स की तरह। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दिस मेक्स देम सिमिलर टू प्लांट्स। इससे इनको प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर तो नहीं रखा जाता, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स है वो सेम होते हैं। हावेवर अनलाइक प्लांट्स दे डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसके अलावा प्लांट्स की तरह इनमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ना इनमें रूट्स होती, ना स्टेम होता, ना लीव्स होते, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी सूक्ष्म जीव है। इसको हम नॉर्मली जो है वो नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रीन कलर की होती है एल्गी और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एल्गी जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो ग्रीन पिगमेंट होते हैं इनके अंदर जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और इन्हीं की वजह से ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर। दे कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस रेंजिंग फ्रॉम एन अमीबा विच कैन चेंज इट्स शेप टू पैरामीशियम with its fixed shape and complex structure. अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ है, और ये अपनी शेप को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि डिफरेंट शेप में मिलते हैं। ये अपनी शेप को जो है वो एक जैसा नहीं रखते, शेप को चेंज करते रहेंगे। ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। दे लिव इन ए वाइड वेराइटी ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, मैरीन इन्वायरमेंट एंड द सॉइल। ये जो नमी युक्त जो जगह होती है वहाँ पाए जाते हैं ये मॉइस्ट हैबिटेट्स में, जैसे कि साफ पानी में भी, मैरीन इन्वायरमेंट होते हैं जो, या सॉइल में, इनमें ये पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ कुछ इस तरह का दिखाई देता है अंडर माइक्रोस्कोप। इसको देखा जाए तो शेप देख सकते हैं आप इनकी, लेकिन ये शेप इनकी फिक्स नहीं होती, ये
टाइम के साथ अपनी शेप को जो है वो चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी, they live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring। ये हर एक तरह के environment में पाए जाएंगे। बिल्कुल ठंडी जगह होती है वहाँ भी, बिल्कुल हॉट क्लाइमेट होती है वहाँ भी, डेजर्ट में भी, स्प्रिंग में भी, ठीक है, मार्सी लैंड्स होती है उनमें भी, हर जगह जो है वो पाए जाते हैं। ये कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना पाए जाते हों। इसके अलावा एनिमल्स और ह्यूमन्स बॉडी के अंदर बाहर भी ये पाए जाते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्री। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली पाए जाते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। इनमें से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, वो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो हम काफ़ी सारे काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है और ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हार्मफुल नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, जिनसे बीमारियां फैलती है, इनको पैथोजेंस के नाम से जाना जाता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको पैथोजेंस के नाम से जाना जाता है। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेज है, आपको एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सारे। जो हमने स्लाइड्स आपको दिखाई है ये सारे लगभग जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर भी है। हम इनको साथ के साथ डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे मोस्टली जो स्लाइड्स है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर भी है इजी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर आप ये आंसर एग्जाम में लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस जो है वो बिल्कुल सही रहेगी उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये यूजेज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ध्यान से समझिएगा। Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid. कमर्शियल का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज में कैसे यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इनका यूज करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल को बनाने में, वाइन को बनाने में और एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। एल्कोहल, अब कोविड-19 के टाइम में जो है वो आपने सैनिटाइज़र का नाम ज़रूर सुना होगा, यूज भी किया होगा उसको। सैनिटाइज़र में क्या होता है, 70% 75% एल्कोहल ही होता है। WHO ने स्टार्टिंग में कह दिया था ये कि कोविड वायरस के ऊपर वही सैनिटाइज़र काम करेगा जिसमें कम से कम 70 to 75% एल्कोहल प्रेजेंट हो, ठीक है। एल्कोहल जो है वो एक कार्बनिक फॉर्म है, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है इसको, और एल्कोहल एक फैमिली होती है, उसी का ये एक मेंबर है। वाइन जो है इसमें भी एल्कोहल की कुछ परसेंटेज होती है, अलग अलग वाइन में अलग अलग परसेंटेज होती है। इसके अलावा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये जो है वो कार्बोक्सिलिक फैमिली का एक मेंबर है, इसको
एसिटिक एसिड के नाम से या एथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। इन सभी चीज़ों को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहा जाता है, पानी में इसकी कुछ मात्रा को मिला के विनेगर तैयार किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का यूज किया जाता है एल्कोहल और वाइन को प्रोड्यूस करने में। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बैर्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस एटसेट्रा। इसमें जो है वो नेचुरल शुगर्स होती है, जिनमें जैसे ग्रेन्स है या अनाज है, चावल है, या फिर जो है वो क्रस्ट फ्रूट जूस होता है, उनके ऊपर ईस्ट को ग्रो किया जाता है और उसकी हेल्प से अल्कोहल और वाइन जो है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या यूज है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी हमने पढ़ा कि शुगर को नेचुरली सब्सटेंस होते हैं उन पे ग्रो किया जाता है ईस्ट की हेल्प से, और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। और इस प्रोसेस की जो खोज की थी वो किसने की थी, डिस्कवरी जो की थी वो लुईस पास्चर ने की थी 1857 में। ये भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके कि हु डिस्कवर फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो लुईस पास्चर, एंड व्हेन 1857 1857 में। नेक्स्ट देखिएगा, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चिकित्सा क्षेत्र में क्या उपयोग होता है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet. कई बार क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक टेबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस देते हैं, जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो इंजेक्शन या टेबलेट्स होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार की जाती है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती है जो एक खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाती है और वो दूसरी कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह से कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में डाले जाते हैं मेडिसिन या फिर टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार किए गए हैं, और वो उनके साथ उनके अगेंस्ट जो है वो फाइट करके उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उनसे लड़के वो उनको ख़त्म कर देते हैं और हमारी बॉडी को वो हेल्दी बना देते हैं। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स की जो है वो डेफिनेशन है। The source of these medicines is microorganism. These medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganism. ये मेडिसिन जो है वो या तो ख़त्म कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उनकी ग्रोथ को बढ़ने से रोकती है, ताकि हमारी एंटीबॉडी ही उनको ख़त्म कर सके। Such medicines are called antibiotic. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल बहुत सारी दवाइयाँ तैयार की जाती है बैक्टीरिया और फंगी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, टेट्रामाइसिन है या एरिथ्रोमाइसिन है, ये कॉमन एंटीबायोटिक्स है जो यूज की जाती है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्कड ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो 1929 में काम कर रहे थे, एक साइंटिस्ट थे, ये बहुत नाम है इनका साइंस के अंदर, और ये काम कर रहे थे किसी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, रिसर्च कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पॉट्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मुड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। जो उनकी कल्चरिंग प्लेट थी उसमें उन्होंने स्पॉट्स देखे लिटिल ग्रीन मुड के, ये एक एल्गी होती है। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मुड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने ये देखा कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर रही है, रोक रही है। इन फैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और ये बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी रही है। फ्रॉम दिस द मुड पेनिसिलिन वाज डिस्कवर प्रिपेयर्ड। इसी से जो है वो उन्होंने पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक की खोज की थी इसी तरह से। ठीक है,
तो आपके ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है कि पेनिसिलिन की खोज या फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1929 में, 1929 में इन्होंने डिस्कवर की थी ये। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि एंटीबायोटिक जो होती है वो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती है, नो डाउट, लेकिन अगर इनका ठीक तरह से उपयोग नहीं किया जाता है तो ये हमारी बॉडी पे बहुत हार्मफुल साइड इफेक्ट्स जो है वो डाल सकती है। ठीक है, इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स का यूज तभी करना चाहिए जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने जो है वो हमें ये दवाई लेने की सलाह दी हो। ठीक है, कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक टेबलेट लेने से पहले हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो भी कोर्स है, जो भी डॉक्टर ने बताया है वो हमें कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, अगर आप एंटीबायोटिक्स जो है वो गलत तरीके से लेते हैं, इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, इससे जो है वो दवाइयों का असर तो कम होगा ही होगा, इसके अलावा आपके ऊपर वो साइड इफेक्ट भी डाल सकती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप बेवजह ही एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, तो वो आपके जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं जो आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं उनको भी ये ख़त्म कर सकती है। जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनमें उनको भी ये डैमेज कर सकती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि वायरस से होने वाली बीमारियां जो होती है, जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता। अगर हम एंटीबायोटिक खाएंगे इन डिजीज़ के ऊपर जो वायरस से होती है तो उनका कोई भी असर नहीं होगा, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है वायरस कॉजिंग डिजीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेज एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जब भी कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी में, उनमें क्षमता होती है, पावर होती है एंटीबॉडी बनाने की। ठीक है, और ये बोन मैरो में बनती है। ठीक है, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। और बॉडी को ये भी पता होता है, हमारा जो CNS होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें ये कंट्रोल करते हैं कि अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसका कैसे सामना करना है। ठीक है, उसको कैसे ख़त्म करना है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर पे डिपेंड करता है कि किसकी इम्यूनिटी पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने कोविड में ये बातें जो है वो बहुत करीब से समझी होगी कि जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी, कोविड का वायरस जो है वो उनके शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। यानी जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी जो हैबिट्स है वो हेल्दी है, या जो बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उनको कोविड होने की जो चांसेस है वो भी कम है। और अगर कोविड हो जाता है तो उनकी बॉडी जो है वो ईजिली उससे फाइट कर सकती है, उससे लड़ सकती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो वही सिस्टम है कि हमारी बॉडी को ये पता होता है जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, डिजीज कॉजिंग वायरस बैक्टीरिया, तो हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी पावर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जो उनसे लड़के उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। अगर किसी डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर करवा दिया जाए तो हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और उस बैक्टीरिया या वायरस को ख़त्म कर देगी। ठीक है,
The antibodies remain in the body and we are protected from, जो भी माइक्रोब्स है उनसे हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगी, सुरक्षित रहेगी। जैसे कि कोवैक्सीन जो है, कोविशील्ड वैक्सीन है जो जिसका यूज किया जा रहा है, इस वैक्सीन के अंदर किस चीज का यूज किया गया है? चिंपांजी में एक वायरस पाया जाता है, उसके वीकेंड वर्जन का इसके अंदर यूज किया गया है, यानी उसका ही एक कमजोर जो वर्जन है उसका यूज किया गया है इस वैक्सीन को बनाने में। ठीक है, एडिनो वायरस नाम होता है उसका। ठीक है, एडिनो वायरस जो है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के थ्रू, और जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, उसकी एंटीबॉडी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, वो बूस्ट करेगी एंटीबॉडीज को, और हमारी एंटीबॉडी जैसे जैसे प्रोड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे हमें कोविड से होने वाला खतरा जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। तो जितनी भी वायरस की वैक्सीन होती है वो किसी वायरस से ही तैयार की जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जितनी भी वैक्सीन्स है, पोलियो की वैक्सीन है, डीपीटी की है जो बचपन में हमें लगती है, खसरे की, खांसी की, काली खांसी की, ये जो जितनी भी वैक्सीन्स होती है, कोविड की वैक्सीन है जैसे, ये सारी की सारी किसी ना किसी वायरस से ही तैयार की जाती है। लेकिन ये वायरस हमारे बॉडी को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये काफी वीकेंड वर्जन होता है या डेड वर्जन होता है उसका। इसका काम होता है सिर्फ हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज को एक्टिव करने का। ओके, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वैक्सीन किस तरह से काम करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सबको जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, इन सबसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनकी वैक्सीन जो है वो मौजूद है मार्केट में। इनकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, जरूर करवानी चाहिए, ताकि भविष्य में हमें ये बीमारी होने का खतरा जो है वो काफी हद तक कम हो जाए। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर की थी 1798 के अंदर, 1798 के अंदर, और ये वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स की थी। अब इस वैक्सीन में भी जो वायरस यूज किया गया था वो काव पॉक्स का वायरस था। ठीक है, काव पॉक्स गायों में एक गंभीर बीमारी चल रही थी उस समय, उसके वीकेंड वर्जन को, डेड वर्जन को जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन में। और जब इसका ह्यूमंस पे ट्रायल किया गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, जिससे स्मॉल पॉक्स को जो है, जिसको हम चेचक के नाम से जानते हैं, इसको खत्म किया गया पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है ताकि इस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। कुछ साल पहले अपने इंडिया को भी पोलियो फ्री घोषित किया गया था WHO के द्वारा। इंडिया में जो है वो पिछले कुछ सालों से पोलियो के केस नहीं आए हैं। इट मीन्स हमारे देश से पोलियो जो है वो ख़त्म हो चुका है टोटली। ठीक है, लेकिन हमें आगे भी इसके बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता कि हम वैक्सीनेशन करवाना छोड़ दें। जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम के, उनको पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है वैक्सीन के रूप में, वो उनको ज़रूर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में भी ये बीमारी जो है वो ना आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये यूजेज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है एक। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यानी N2 को NO3 और NO2 में कन्वर्ट कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं। जो दाल वाले पौधे होते हैं जितने भी, उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक यूज है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। द माइक्रोऑर्गेनिजम्स which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers.
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में, उसकी क्लीनिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं वेस्ट मटेरियल्स को, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि पेपर है, या फिर गले सड़ी पत्ते सब्जियां हैं, या पौधों के पत्ते हैं, या फिर जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, यानी उनके छिलके होते हैं, इनको अगर इकट्ठा करके एक गड्ढे में दबा दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको सॉइल में ही कन्वर्ट कर देंगे, मिट्टी में ही मिला देंगे ह्यूमस के फॉर्म में। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार कोई जानवर जो है वो मर जाता है, उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, क्योंकि सॉइल में काफ़ी संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे मान लो हमारे घर से बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल निकलता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं। अगर हम इसको ढेर के रूप में इकट्ठा करते रहेंगे और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते इस अर्थ के ऊपर, तो इन गंदगी के बहुत बड़े बड़े ढेर लग जाते। जितने भी जानवर मरते हैं उनकी डेड बॉडी से कितनी गंदी स्मेल आती है, उनमें बीमारियों फैलने का डर रहता है। मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती है, ये ज़्यादा फैलते हैं, ये बीमारियाँ फैलाने का काम करते हैं, डिजीज़ कैरियर होते हैं। तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अर्थ को साफ रखने का भी काम करते हैं, उसको क्लीन करने का भी काम करते हैं। काफ़ी सारे मटेरियल्स को डिकम्पोज करके वो सॉइल में ही मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और इससे प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिशन भी मिलता है। खाद वगैरह जो तैयार की जाती है वो इसी प्रोसेस से तैयार की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हार्मफुल भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं इंसानों में, जानवरों में, पौधों में। और इन्हीं को क्या कहते हैं हम? पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? वो बैक्टीरिया, जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे या जानवरों के अंदर बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, क्लॉथ्स को भी और लेदर को भी। The disease causing microbes are called pathogens. Pathogens often enter a human body by means of air, water and food. पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? या तो हवा से, सांस के द्वारा, या पानी से, या फिर भोजन के साथ। When the infectious person cough or sneeze, अगर कोई इन्फेक्शियस पर्सन है वो खांसता है या छींकता है तो ये पैथोजेंस एयर में रिलीज हो जाते हैं। और जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो आपस में संपर्क के कारण फैलती है, एयर से जो फैलती है, उससे ये हेल्दी ह्यूमंस के अंदर एंट्री कर जाते हैं। और अगर उसकी बॉडी वीक है तो ये उसको जो वहाँ उसकी बॉडी में एंटर करने के बाद बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। अगर वो ह्यूमन बींग्स पहले ही क्या है, वीक है, तो वो उसकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, वो उनको ख़त्म नहीं कर पाएगी और ये उसको बहुत ज़्यादा बीमार बना देंगे। इस तरह से कोई भी बीमारी होती है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं, यानी संपर्क रोग है ये, जो आपस में संपर्क के कारण फैलते हैं। जैसे कोविड है, टीबी है, ठीक है, ये सारी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट देखिएगा, ये ह्यूमन डिजीज है, कुछ बीमारियां हैं मनुष्य में फैलने वाली। ये किस वायरस, बैक्टीरिया के कारण होती है, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए टीबी। टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होती है, ट्यूबरकुलोसिस फुल फॉर्म होती है टीबी की। एयर के द्वारा फैलती है, ये हवा के द्वारा, कोई छींकता है, खांसता है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? टीबी का लंग्स होते हैं। हमारे फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ जो है वो जमा हो जाता है और जब खांसते हैं, छींकते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया है वो हवा में फैल जाते हैं और किसी
दूसरे इंसान को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है? कंप्लीट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे कि पेशेंट को जो है वो अलग रखा जाए कमरे में, बाकी लोगों से अलग। उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो सारी अलग रखी जाए, उसको दूसरा कोई इस्तेमाल ना करे। जैसे उसका टूथब्रश है, टॉवल है, उसके जो बर्तन हैं खाने के, उन सबको जो है वो अलग रखना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है वो सूटेबल एज में ज़रूर करवानी चाहिए। टीबी से बचने के लिए इसकी वैक्सीन जो है वो मौजूद है। मिसल्स, ये वायरस से होते हैं, मस्से जिनको बोलते हैं हम, स्किन डिजीज है ये, एयर के कांटेक्ट से फैलती है ये। चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, ये भी एयर से फैलती है और कांटेक्ट से। पोलियो जो है वो भी एक वायरस से होने वाली डिजीज है और ये भी एयर और वाटर के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। अच्छी बात यह है कि इन सभी बीमारियों की वैक्सीन जो है वो मौजूद है। अगर छोटे बच्चे जो है वो कंटिन्यूसली वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं तो इनमें ये बीमारियां होने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कोलेरा, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। पानी और दूषित भोजन, दूषित पानी और दूषित भोजन से ये फैलती है। इसके अलावा टाइफाइड जो है वो भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और ये दूषित पानी की वजह से फैलती है। इसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए? पर्सनल हाइजीन जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास और अपने शरीर की। कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड, हमें जो है वो अच्छी तरह से पका हुआ भोजन और साफ पानी पीना चाहिए। अगर हमारे मान लो जिस भी कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ साफ पानी जो है वो नहीं आ रहा है तो हमें पानी को पहले अच्छी तरह से उबालना चाहिए, फिर उसको ठंडा करके फिर पीना चाहिए। वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी, ये वायरस से होने वाली डिजीज है और पानी से फैलती है ये। टारगेट ऑर्गन क्या होता है इसका? लीवर होता है। लीवर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हेपेटाइटिस में। इसके लिए हमें ड्रिंक बॉइल्ड वाटर पीना, जो बॉइल्ड वाटर होता है उसको ठंडा करके फिर पीना चाहिए। अच्छा साफ पानी पीना चाहिए। वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, ये बात आप याद रखिएगा। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है। मलेरिया जो है वो मच्छर के कारण नहीं होता, वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। लेकिन इसको फैलाने का काम जो है वो मच्छर करते हैं। फीमेल एनाफ्लीज एक मच्छर होता है, प्रजाति है एक मच्छर की है फीमेल एनाफ्लीज। ये इसको एक जगह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को जो है वो मलेरिया हो गया है और उस इंसान को मच्छर ने काट लिया और उसी मच्छर ने किसी दूसरे हेल्दी इंसान को काट लिया, तो वो जो भी मान लो प्रोटोजोआ के जो है माइक्रोब्स है वो उसके डंक के साथ उसकी ब्लड में इंजेक्ट कर जाएंगे और उसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे और अगर उसकी इम्यूनिटी पावर वीक है तो वो उसको भी बीमार बना देंगे। ठीक है, तो ये बीमारी जो होती है मलेरिया वो किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है और इसको फैलाने का काम जो है वो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर करता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी मच्छरदानी होती है उसका उपयोग करना चाहिए। स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स, इनसे कंट्रोल करना चाहिए ताकि मच्छर ना हो हमारे घर में, हमारे आसपास। आसपास सफाई रखनी चाहिए। गंदा पानी जो होता है उसमें मच्छर बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलते हैं, तो आसपास जो है वो गंदे पानी को, बरसात के पानी को इकट्ठा नहीं रहना देना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए हमारे घर के आसपास और साफ सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, किस वायरस के कारण, किस बैक्टीरिया के कारण होती है उसका नाम दिया गया है। ठीक है, कोल्ड, ये राइनो वायरस से होती है। ठीक है, जो कॉमन कोल्ड होता है सर्दी जुकाम वो राइनो वायरस के कारण होता है और ये एक वायरस है। चिकन पॉक्स, ये वर्सिला जोस्टर नाम का एक वायरस होता है, उससे होता है चिकन पॉक्स। जर्मन मेसल्स जो है वो रूबेला, ये भी एक वायरस है, उसके कारण होता है। वूपिंग कफ, जो कुकर खांसी होती है जिसके अंदर अजीब सी आवाज़ आती है, वो किसके कारण होती है? वो होती है बोर्टेला पेस्टिस और ये बैक्टीरियम के कारण होती है, नहीं बैक्टीरिया है ये। ठीक है, उसके बाद है बॉम्बिक प्लेग। प्लेग नाम की बीमारी आपने सुनी होगी, चूहों से फैलती है ये, चूहे इसको फैलाने का काम करते हैं और ये होती किस वजह से है? ये अर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होती है और ये एक बैक्टीरिया है।
टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के नाम से होती है और ये एक प्रोटोजोआ है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। उसका नाम क्या होता है प्रोटोजोआ का? प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम होता है। रिंगवॉर्म जो दांत खाज खुजली है वो किसके कारण होती है? फंगस के कारण होती है। और ट्राइकोफाइटन रबरम जो है वो इसका नेम है फंगस का। एथलीट फुट ये किसके कारण होती है? ये भी ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफाइट्स के नाम से होती है ये, और ये भी एक तरह का फंगस है। नेक्स्ट देखिएगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। फीमेल एडिज मॉस्किटो एक्ट एज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो फीमेल एडिज मॉस्किटो है वो डेंगू को फैलाने का काम करता है, और फीमेल एनाफ्लीज जो है वो मलेरिया को फैलाने का काम करता है। ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में या 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप, उनमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेंगू जो होता है उसको फैलाने का काम कौन करता है? फीमेल एडिज मॉस्किटो, और मलेरिया को फीमेल एनाफ्लीज। डेंगू वायरस से होता है, ये याद रखना है आपको, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स को किस तरह से अफेक्ट करते हैं? फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह खुर की बीमारी सुनी होगी आपने जरूर, ये एनिमल्स में होती है और ये वायरस के कारण होती है। ठीक है। एंथ्रेक्स जो है वो भी एक डेंजरस डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है। और एस्परगिलोसिस जो है वो भी एक डिजीज है एनिमल्स की, ये पोल्ट्री जो होती है उनमें होती है, मुर्गी पालन जो होता है उनमें ज़्यादा होती है ये, और ये फंगस के कारण होती है। प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती है? एक होता है सिट्रस कैंकर, जो नींबू का कैंसर होता है। नींबू जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है उसमें, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया से होता है और एयर के द्वारा जो ये फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगी के कारण होता है, एयर और सीड्स की वजह से ये फैलता है। येलो वेन मोसैक ऑफ ओकरा, भिंडी जो होती है उसके अंदर येलो वेन्स जो मोसैक होता है वो एक बीमारी होती है और ये वायरस के कारण होती है, और इसको फैलाने का काम इंसेक्ट्स करते हैं, जो कीट होते हैं वो इसको फैलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इलनेस कॉज्ड बाय फूड कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और टॉक्सिन्स। Infectious organisms or their toxin are the most common cause of food poisoning. अगर हम बीमार हो जाते हैं खराब भोजन खाने की वजह से, जो बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से या कोई दूसरी जहरीली चीज़ों से जो है वो अफेक्ट हो चुका है, और वही भोजन हम खा लेते हैं, तो उसे कहा जाता है फूड पॉइजनिंग, यानी भोजन विषाक्तता कहा जाता है इसको हिंदी में। यानी भोजन जो हमने खाया है वो एक तरह से हमारे शरीर में जहर का काम करेगा। ठीक है, उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, और चक्कर आ सकते हैं, आप टायर्ड फील कर सकते हो, बुखार भी हो सकता है, काफ़ी सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, ढका हुआ रखना चाहिए, खाने को हमेशा खुला नहीं रखना चाहिए। सब्जियों को काटते हैं उस टाइम देख लेना चाहिए कि वो सड़ी हुई नहीं है, ख़राब नहीं है। ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द फूड मटेरियल्स लाइक मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश एंड कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड ईजिली। जो फूड मटेरियल्स होते हैं जैसे दूध है, फल है, सब्जियां हैं, मीट है, फिश है, इनको अच्छी तरह से पकाना चाहिए। अगर ये अच्छी तरह से पके हुए हैं तो ये जल्दी से, मान लो क्या होता है, जैसे हमने खाने को जो है वो अच्छी तरह से पका लिया, मिर्च मसाले डालने के बाद ये फूड जो है वो बहुत जल्दी स्पॉइल होगा, तो हमें इसको पकाने के साथ ही जो है वो कंज्यूम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमने सब्जी बनाई और हम उसको 3-4 दिन तक गर्म कर करके खाए जा रहे हैं।
ऐसा होने से क्या होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाती है और वो स्पॉइल हो जाता है। अगर हम फिर उसको दूसरे या तीसरे दिन खा रहे हैं तो इससे क्या होगा, वो भोजन जो है वो बासी हो जाएगा, उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो भोजन खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। The process in which the food materials are given a suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation। इस तरह के भोजन को कुछ मेथड्स यूज करके हम बचा सकते हैं, लंबे टाइम तक उनको खराब होने से बचाया जा सकता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा फूड प्रिजर्वेशन कैसे कैसे किया जाता है। पहला मेथड देखिएगा, chemical method। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms। जो साल्ट और एडिबल ऑयल होते हैं वो कॉमन केमिकल्स हैं जिनका यूज करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। Therefore they are called preservative, इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। We add salt or acid preservatives to pickle to prevent the attack of microorganisms। अचार वगैरह हम रखते हैं ना, तेल में डुबो के रखा जाता है उसको, ताकि वो आसानी से जो है वो खराब ना हो। अगर अचार को जो है वो हम तेल में ना रखें तो एयर के साथ कांटेक्ट करने के बाद उसमें बहुत जल्दी फंगस लगेगी और उसकी वजह से वो खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा। इसलिए उसको तेल में डुबो के रखा जाता है ताकि उसको एयर के कांटेक्ट में आने से रोका जा सके। इसके अलावा सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा, सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव है जिनका यूज किया जाता है जैम्स वगैरह में। जैम्स और स्क्वैशेज होते हैं, उनको स्पॉइल होने से बचाने के लिए उसमें कुछ मात्रा इनकी डाली जाती है ताकि उनको लंबे समय तक रखा जा सके। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम फूड को। कॉमन साल्ट होता है जो NaCl, जिसका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम है इसका, फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना होता है। मीट और फिश होते हैं, उसको कुछ समय तक के लिए जो है वो बचाया जा सकता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकी जा सकती है साल्ट का यूज करके, ड्राई साल्ट होता है उसका यूज करके। साल्टिंग जो है वो आंवला, रा मैंगो और टैमरिंड को भी प्रिजर्व करती है। ठीक है, जो अगर हम इसको नमक के अंदर रखेंगे तो कच्चे जो आम होते हैं, इमली होती है या आंवला होता है, उसको भी हम काफी लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेली, स्क्वैशेज, इनको प्रिजर्व किया जाता है शुगर से, चीनी से। शुगर जो है वो मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है और इसकी वजह से जो है वो ग्रोथ रुक जाती है। सबसे ज़्यादा जो भोजन खराब होता है वो बारिश के समय में होता है। बारिश का समय चल रहा है तो इस समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कभी भी बासी भोजन नहीं खाना है, कल का बचा हुआ खाना नहीं खाना है, जो ताज़ा बना हुआ हो खाना हो वही खाना है। खाने को अच्छे से पकाना होता है, कच्चा अगर आप खाना खाते हैं तो भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। चीज़ें जो है खाने पीने की वो बहुत तेज़ी से खराब होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पास्चराइज्ड मिल्क। ये एक प्रोसेस होती है दूध को लंबे समय तक बचा के रखने की, इसको पास्चराइजेशन कहा जाता है। लुईस पास्चर ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर चेंज किया जाता है सडनली। पहले हम दूध को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस है ये, सॉरी आप ठीक कर लीजिएगा, ये जो डिग्री का साइन होता है उसकी वजह से ये 700 दिखाई दे रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस है ये। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको जो है वो गर्म करेंगे 15 से 30 सेकंड के लिए और फिर उसको एकदम से हम ठंडा कर देंगे और स्टोर करके रख देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, हम दूध को जो है वो लंबे समय तक बचा सकते हैं। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो इसको खराब नहीं होने देंगे। ठीक है, इसकी मान लो अगर हम दूध के अंदर उसको एकदम से गर्म करेंगे और फिर ठंडा कर देंगे तो हम दूध को जो है वो 1 या 2 दिन तक बचा के रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आप दूध वाले से दूध खरीदें उसको अच्छी तरह से उबाल लें और फिर उसको फ्रिज में जो है वो रख दें।
अगर हम उसको मिनिमम टेम्परेचर पे रखेंगे तो भी हम उससे बचा सकते हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर पे यानी 2-3 बार गर्म कर देंगे दिन में तो भी हम उससे बचा सकते हैं खराब होने से। इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, और ये इसकी डिस्कवरी लुईस पास्चर ने की थी, और इसी को हम पास्चराइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहा जाता है। The process of converting nitrogen gas of the atmosphere or air into compounds of nitrogen which can be used by the plants is called nitrogen fixation। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन है, परिभाषा है। ये प्रोसेस होती है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जहां से प्लांट्स उसको इजीली यूज कर सकें। The nitrogen gas is free nitrogen whereas nitrogen compounds are said to be fixed। नाइट्रोजन गैस तो फ्री होती है इन्वायरमेंट में, कितनी है 78% है, लेकिन प्लांट्स उसका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। प्लांट्स यूज करते हैं फिक्स्ड कंपाउंड का, जिसको हम नाइट्रोजन नाइट्रेट्स NO2 और NO3 के नाम से जानते हैं। नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। कैसे नाइट्रोजन जो है वो उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सबसे पहले देखिए N2, ये नाइट्रोजन है जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है 78%, 78%। उसके बाद क्या होता है, इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो इसका फिक्सेशन करते हैं, इसको NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका नाइट्रिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद इसका डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया। देखिए NO3 का यूज हो जाता है प्लांट्स के द्वारा, जो नाइट्राइट है सॉरी, उसका यूज हो जाता है प्लांट्स के द्वारा, क्योंकि प्लांट्स के लिए ये यूजफुल कंपोनेंट है। उसके बाद इसका वापस से डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, यानी बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, इसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन जो है वो कहाँ चली जाती है, वापस से इन्वायरमेंट में चली जाती है। ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, तो ना तो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन खत्म होती और प्लांट्स को भी यूजफुल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं सॉइल के अंदर, वो होता है NH4 यानी अमोनिया। ठीक है। इस अमोनिया को जो है वो NO2 में कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया से, नाइट्रिफिकेशन से, और ये NO2 जो है वो यूज हो जाती है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो इसको NO2 में कन्वर्ट कर देते हैं और ये प्लांट्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि NO2 भी प्लांट्स के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा और क्या होता है, एसिमिलेशन होता है NO3 का, जो प्लांट्स जो है वो एक तरह से उसका यूज्ड अप कर लेते हैं, जिसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसको यूज कर लेते हैं प्लांट्स। इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, नाइट्रोजन भी बनी रहती है इन्वायरमेंट में, और ये साइकिल जो है वो कम्प्लीटली ऐसे चलता रहता है ड्यूरिंग द लाइफ। तो ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और इसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है कि उनकी यूजफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किस तरह की बीमारियां फैलाते हैं इंसानों पे, उसके दुष्प्रभाव क्या है। ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, इनका स्ट्रक्चर पढ़ा हमने। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, हमने एक ही टॉपिक में इसको कंप्लीट कर लिया है, ताकि आपको जो है वो किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।